अच्छा, सवाल हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन विद ओनर से क्या क्या मतलब है और अदर ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। अब ट्रांजैक्शन विद ओनर का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन विद ओनर का मतलब होता है कि ओनर शेयर होल्डर के साथ ट्रांजैक्शन की। अब उसमें नया शेयर इश्यू किए, नंबर वन, राइट शेयर, बोनस शेयर्स, डिविडेंड। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन विद ओनर। नेट प्रॉफिट वो बिजनेस के ऑपरेशन से आता है, सेल परचेज से आता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस वो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो सप्लायर के साथ आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो इंप्लॉइज के साथ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो नेट प्रॉफिट ट्रांजैक्शन विद द ओनर नहीं है। ओसीआई ट्रांजैक्शन विद द ओनर नहीं है, क्योंकि वो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्सेस डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ये ट्रांजैक्शन विद द ओनर नहीं है। तो फिर ट्रांजैक्शन विद द ओनर क्या है? राइट शेयर इशू कर दो, बोनस शेयर इशू कर दो, जिसमें शेयर होल्डर की इन्वॉल्वमेंट आ जाए। शेयर होल्डर को कुछ दे रहे हो या उससे कुछ ले रहे हो, वो ट्रांजैक्शन विद ओनर होता है। ठीक है, और कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर क्वेश्चन नंबर 15 की किताबें आपने बंद कर देनी है, बस यहां पर ही देखना है आपने, स्क्रीन से ही देखना है जो देखना है। कौन सी लाइन? चले अभी ये सवाल कर ले तो फिर एमसीक्यूज कल पे रखे हुए, कल आपने सारे एमसीक्यूज करके आने, और ये इसके जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी सारे, क्योंकि ये टॉपिक कल फर्स्ट क्लास में जो आपके मसले होंगे डिस्कस करेंगे, फिर उसका आपका टेस्ट हो जाएगा, खत्म हो गया ये टॉपिक। सॉरी, हाँ जो भी डे है टेस्ट डे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू एल शेयर होल्डर इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2020। शेयर कैपिटल 250 मिलियन, ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। शेयर प्रीमियम 138 मिलियन, रिटेन अर्निंग 142 मिलियन, रीवैल्यूएशन सरप्लस 45 मिलियन, जिसमें 25 मिलियन पड़ा है लैंड का और 20 मिलियन पड़ा हुआ है बिल्डिंग का। ओके होगी बात? ये सारा क्या गिवन है आपको? पहली लाइन मिल गई आपको, पहली रो ब्रॉड और सारे प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2020 45 मिलियन और 5 मिलियन। प्रॉफिट है 45 मिलियन का और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 मिलियन। गॉट इट? यहां तक आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 ईयर, पता है आप लोगों का साल कौन सा है? 2020। साल कौन सा है? 2020। अब आए जरा, ये है कैश डिविडेंड और ये है बोनस डिविडेंड, ये फाइनल है और ये इंटरिम है। और यहां पर ये जो छोटा सा स्टैरिश बना होता है ना, नीचे इसके बारे में लिखा होता है कि आपने हाफ ईयरली पे इंटरिम पे किया है। अब देखिए, दिसंबर 2019 में आपने 10% इंटरिम डिविडेंड दिया, किस साल रिकॉर्ड होगा? 19 के अंदर। क्रॉस कर दो क्योंकि हमारा साल 2020। 2019 का फाइनल बोनस डिविडेंड 20% है, बताओ किस साल रिकॉर्ड होगा? 2020, ये हमारे साल रिकॉर्ड होगा। 2020 का इंटरिम 2020 में रिकॉर्ड होगा और 2020 का फाइनल वो 2021 में रिकॉर्ड होगा। इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। ये बात सबको ओके है? नंबर 4, जंबो पॉइंट।
एंट्री आपसे पूछ लूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। किताब बंद करने का कहा था, किताब नहीं खोली, यहां पर देख। AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only. The revalued amount of land and building have been assessed December 2020. इसका मतलब है दिसंबर 2020 में रिवैल्यूएशन हो रही है। क्या उससे पहले भी रिवैल्यूएशन हुई है? कोई सरप्लस पड़ा हुआ है ओपनिंग 25 मिलियन मेरे ख्याल में लैंड का पड़ा हुआ है और 20 मिलियन बिल्डिंग का पड़ा हुआ है, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है रीवैल्यू तो किया है लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन हुई है बट रिकॉर्ड कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है किसी जगह भी नहीं लिखा, ना एसओसीआई के अंदर लिखा है ना एसओएफपी के अंदर लिखा है। रीवैल्यूएशन हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं की, तो इसका मतलब है फिर तो चीजें गलत हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या गलत हुआ होगा? ओपनिंग बैलेंस ठीक है, दरमियान में साल के दौरान रीवैल्यूएशन हुई है, वो रिकॉर्ड नहीं की, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। पहला वो कहता है रीवैल्यूएशन हुई कैसे? दिसंबर 2020 में कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है? 75 लैंड की, और वो रीवैल्यू कितने का हो गया? 65 का। कितने का लॉस आ गया है? रीवैल्यूएशन लॉस 10 का। ये रिकॉर्ड हो चुका है या नहीं? नहीं रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद 240 में से हमने 60 माइनस किया तो कितना आ गया? 180। क्योंकि कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना होता है ना। 180 वाला एसेट हमने कंपेयर किया तो 158। वैल्यू कम हुई ज्यादा? कितनी कम? 22 मिलियन इसका लॉस आ गया, और रिकॉर्ड हमने नहीं किया हुआ, रिकॉर्ड हमने नहीं किया हुआ। और रिवैल्यूएशन कब हो रही है? ईयर एंड में। आप अगर इनकी जर्नल एंट्री पास कर लोगे ना तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो डेबिट क्रेडिट से पता चल जाएगा कहां प्लस होना है कहां माइनस होना है। ठीक है, एक दफा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, देखिएगा जरा। आपके पास ब्रॉडऑन में लैंड का सरप्लस पड़ा हुआ है 25 मिलियन, बिल्डिंग का सरप्लस पड़ा हुआ है 20 मिलियन। ये क्या है? ये पहले से आपके दोनों के सरप्लस पड़े हुए हैं। ओके होगी बात? नींद उड़ जाएगी, ये बात कंफर्म है। 50 रुपए की खातिर ही आप लोगों की जान निकल जाती है, इसलिए नींद उड़ जानी है आज। अभी तो पिछले भी रिसीवेबल है हमारे। हाँ जी, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 45 मिलियन और 5 मिलियन। प्रॉफिट तो प्रॉफिट में भी गलती हो सकती है, क्योंकि लॉस अगर आए ना तो वो प्रॉफिट के अंदर जाता होता है। लॉस एसओपीएल के अंदर जाता है ना, तो एसओपीएल से तो प्रॉफिट आया हुआ है, इसका मतलब है प्रॉफिट भी गलत है। हमने प्रॉफिट भी ठीक कर रहा है। ठीक होगी बात? आगे बढ़ते हैं, फिर वापस जाते हैं। रीवैल्यू किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। आप लोगों के पास यहां तक है, आप हर बंदा अपने रजिस्टर पे दोनों की एंट्री पास करे, लैंड की भी बिल्डिंग की भी, बगैर बुक खोले। बुक किसी ने नहीं खोलनी, ठीक है? लैंड की रीवैल्यूएशन की एंट्री मुझे पास करके दिखा दो, सिर्फ रीवैल्यूएशन की, नो एलिमिनेशन, सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करके दिखानी। एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है ना, और कोई एंट्री की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए रीवैल्यूएशन की एंट्री। जल्दी करो सब लोग, रीवैल्यूएशन की एंट्री पास कर। आप लोगों के जो मॉक के मार्क्स है ना, इसी पर ही पता चल जाएंगे। जी, लैंड और बिल्डिंग दोनों की। आपने अपनी बुक से निकोल के देखना, अगर आपको ये डाटा ऊपर वाला चाहिए तो मुझे बताना है, मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर दूंगा। मैं इधर ही लिख देता हूं ऊपर का डाटा सारा। लैंड का जो सरप्लस पड़ा हुआ है वो 25 मिलियन है, ये लैंड का सरप्लस है।
और बिल्डिंग का जो सरप्लस है वो 20 मिलियन है। जो प्रॉफिट और एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो 45 एंड 5 है। ये ऊपर डाटा गिवन है, बस इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट भी हम ठीक करेंगे ना, क्योंकि इसमें तो गलत रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट भी ठीक करके जाएंगे और सरप्लस डेबिट क्रेडिट होगा तो वो सरप्लस में प्लस माइनस कर देंगे। हाँ जी, होगी एंट्री पास। सबने एंट्री पास करनी है, माफी किसी को नहीं है। हो गई, करो ना। दोनों की, लैंड और बिल्डिंग दोनों की। हाँ दोनों, रिवैल्यूएशन की, बस चेक करो। आ दीजिए, लाओ। लैंड किधर है? लैंड का तो 10 का था, ऊपर ये 10 का दे रखी, 25 का तो एडजस्ट हो गया ना। शुमाइल हो गया आपका? तो ईयर वन पे रिवैल्यू किया नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी है। मैंने कहा सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री है, वो तो उसके बाद की बात आएगी। ओके, लो। IAS 16 आपको पता है कि ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपने लिख दिया तो ओके है। दोनों एक हाथ से पकड़ना। उमर हो गई, लो। बिल्डिंग का तो साथ पास पड़ा ही 20 का है, आपने 22 रिवर्स कैसे कर दिया? बिल्डिंग का तो सरप्लस ही 20 है। लाओ, इन प्रोसेस है अभी तक। दो तो एंट्रीज है, एक लैंड की और एक बिल्डिंग की। सैफ, हाँ सर मैं चेक करा। अल्लाहु अकबर, एंट्री बोलूंगा मैं ये। जुल्म है, इतनी गर्मी के अंदर इतना बड़ा जुल्म। बिल्डिंग आपकी 22 से रिवर्सल लॉस आया, बिल्डिंग आपकी कितने से कम हुई? 22 से। बिल्डिंग क्रेडिट 42 से, OCI फिर 20 से और SPL 22 से डेबिट। लैंड के केस में आपका लैंड 75 से 65 हुई तो 10 का लॉस आया,
तो आपको पता है जितना चेंज आता है हम एसेट को उतने से डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो लैंड 35 से क्रेडिट, वो ये पता नहीं 35 आया कहां से है। OCI 20 से डेबिट, ये OCI 20 कहां पड़ा था लैंड का ये भी कोई पता नहीं। और SPL 15 तारे जमीन पर, वो मुझे याद आ गया, आंखें बंद की और जो नंबर सामने है वही लिख दिए। ये बहुत दूर दूर चले गया, बहुत दूर चले गया। दिसंबर 2020 की वैल्यू बताई हुई है उसने, दिसंबर 2020 की, ठीक है। दिसंबर 2020 में वो रीवैल्यू कर रखा था, कॉस्ट उसकी इतनी थी तब, और एक्यूमुलेट एसेट जितना देखें, जब बुक्स के अंदर वैल्यू पड़ी होती है ना, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर वो एक्चुअल वैल्यू पड़ी होती है, हिस्टोरिकल नहीं पड़ी होती। एक्चुअल डाटा होता है बुक्स के अंदर, एक्चुअल डाटा। ये बुक्स स्टेटमेंट है ना, एक्सट्रैक्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हिस्टोरिकल नहीं होगा ना, वो हम तो एक्चुअल लिख रहे होते हैं। अच्छा वहां पर चले गए थे। ये होता है ब्लेंडर, जो पढ़ने वाला बंदा हो ना, तो अगर गलती से कहीं दूर चला जाए ना, तो एग्जामिनर ये समझता है, वो उसकी सोच नहीं समझ रहा था, वो ये समझता है कि ये बंदर ये कोई साई है। हाँ जी अलीजे, कितने से 10 से बिल्डिंग क्रेडिट 22 से, ऐसा ही है। अच्छा ओके, अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं, और कोई चेक करवाना चाहता है तो करवा ले अब वॉलंटरीली। और कोई चेक करवाना चाहे? नहीं, चले। अच्छा आओ जरा, और फिर ये नहीं कहना मेरा यही आंसर था। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसका मतलब है उसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के साथ कोई ताल्लुक। जब उसने साल के एंड पे रीवैल्यू किया और उसने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लैंड का पहले सरप्लस पड़ा हुआ है, कितना 25 है ना उसका सरप्लस, सरप्लस उसका पड़ा हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर उसका रीवैल्यूएशन हुई 75 से लैंड हो गई 65 की, राइट। 10 का लॉस आ गया, तो 25 का तो सरप्लस पड़ा हुआ है। 10 का लॉस आया, 25 का सरप्लस पड़ा हुआ है। इसका मतलब है लॉस तो एंट्री पास होगी नहीं, सारा लॉस किस में एडजस्ट हो जाएगा, सरप्लस के अंदर। एंट्री हमारी पास होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट लैंड क्रेडिट कितने से। अब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आप 10 मिलियन चला जाएगा सरप्लस के कॉलम में, माइनस हो जाएगा। इधर देखना है, फोकस भी करना है। और लैंड का कॉलम नहीं होता। हाँ, अगर हम कोई और एक्सट्रैक्ट बना रहे होते जिसमें लैंड भी होती, तो लैंड में से भी 10 माइनस हो जाना था। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं बिल्डिंग का केस में। साल के शुरू में आपके पास उसका सरप्लस कितना पड़ा, 20 का था। साल के एंड पे रीवैल्यू हुआ, पहले डेप्रिसिएशन हुई होगी या पहले रीवैल्यूएशन, और जब डेप्रिसिएशन हुई होगी तब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आया होगा। क्यों बोला, क्योंकि सरप्लस पड़ा है उसका। डेप्रिसिएशन करते वक्त उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई होगी और उसकी एंट्री क्या पास हुई होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करवाएं। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट 5 से, उसने बताया हुआ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 है। ये बात समझ लगी। उसके बाद फिर जब रीवैल्यू हुआ होगा तो आपका सरप्लस 20 का नहीं पड़ा,
जब आपका 20 का सरप्लस है, उसमें 5 साल के शुरू में रिवैल्यूएशन नहीं हुई, साल के एंड में है, तो साल के एंड में पहले डेप्रिसिएशन हुई होगी, तो अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आने का चांस है, आप कहें सर लैंड की भी तो हो सकती थी, लैंड की तो हो ही नहीं सकती। तो जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हुई होगी तो साथ ये काम भी हुआ होगा, और आपका सरप्लस 20 का नहीं पड़ा हुआ, 15 का पड़ा हुआ, और बाद में फिर आपका एसेट हुआ रीवैल्यू, 22 का लॉस आ गया, सरप्लस कितना पड़ा हुआ है 15 का, लॉस कितना आया 22 का, तो एंट्री क्या पास होगी, पहले सरप्लस खत्म होगा। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस 22 से खत्म होगा या 15 से खत्म होगा, 15 से खत्म होगा। बिल्डिंग ने तो क्रेडिट होना ही होना है, और वो कितने से होना है, ये चीजें पता नहीं आप कैसे अपने अंदर जज़ब कर पाओगे, ये किस तरह से इसको हल करोगे, करने की कोशिश करोगे। 2 लोगों का ठीक था ये, बस हो सकता है किसी ने चेक ना करवाया और वो ठीक हुआ हो, बट अदरवाइज जिसने चेक करवाया सिर्फ 2 लोगों का ठीक। और ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब क्या इन टोटल कितनी एंट्रीज हमने पास की, 3, ये एंट्री वो पास कर चुका है क्योंकि उसने खुद क्या दिया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। ये सरप्लस क्या इस एंट्री की वजह से आपके नेट प्रॉफिट पर कोई असर हुआ होगा या नहीं, नहीं, क्योंकि एक सरप्लस है वो भी नेट प्रॉफिट को कुछ नहीं कहता, और एक बिल्ड लैंड है, नेट प्रॉफिट में आपको पता है वो चीज इफेक्ट करती है जो एसओसीआई के अंदर आती हो, डेबिट हो तो माइनस कर देते हैं, क्रेडिट हो तो प्लस कर देते हैं। क्या इस एंट्री के अंदर कोई ऐसी चीज है जो एसओसीआई का एलिमेंट हो, रिवर्स लॉस डेबिट हो रहा है, इसका मतलब इसने प्रॉफिट को जाकर कम कर देना है, तो नेट प्रॉफिट जो 45 है ना वो गलत है, क्योंकि ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रिकॉर्ड, नॉट इनकॉर्पोरेट, नहीं रिकॉर्ड हुआ ये। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो 7 मिलियन का प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। इस पूरे सवाल के अंदर पहला भी सवाल पढ़ चुके हैं, बस यही चीज थी, एक ट्रांजैक्शन, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, होशो हवास मांगती है, ठीक होगी बात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है, मैंने दोबारा से ये लिखी है, प्रॉफिट और एक्सेस डेप्रिसिएशन 5 और 45। चले जी, अब अगर ये अब हमारा सारा सवाल हो गया, इफेक्ट्स जाकर नोट कर देने, और मैंने आपको शुरू से कह दिया, पीआरसीसी कह रहा हूं कि एंट्रीज एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को हर जगह काम आ सकती है, और एंट्रीज के ऊपर ग्रिप हासिल करें। और वैसे भी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, सीए छोड़ना, सीए करना। सीए छोड़ने वाली ऑप्शन तो कोई भी नहीं सोच रहा होगा, अगर सीए करने वाली ऑप्शन कर रहे हैं तो इसको सबसे ऊपर रखो, इसको सीखो, इसको एक टेक्निकल ये चीजें हैं, ये पढ़ाई नहीं है। मैं बार बार बता रही, कैसे आप समझोगे, ये पढ़ाई है ही नहीं, ये प्रोफेशन है। जस्ट लाइक एक मैकेनिक जो बंदा बनना चाहता है तो वो सीख रहा होता है चीजें कि उसने गाड़ी कैसे ठीक करनी है, हमने अकाउंट्स देखने हैं, कैसे चीजें देखेंगे। अब कैसे सीखने वाले हो, आधे लोगों को नींद आ रही होती है, कोई इधर बैठा होता है, किसी का दिमाग ही होता है, ऐसे कैसे सीखोगे। सीखने के लिए आप लोगों का फोकस रिक्वायर्ड होता है, नीयत रिक्वायर्ड होती है। हाँ, फिर मैं कहूंगा अभी ना पिछले हफ्ते बल्कि अभी भी शायद चल रहे हो, सीफैप के एग्जाम्स हो रहे हैं, जिस बंदे से भी पूछोगे ना वो एक बात कहेगा, जिस बंदे का पीआरसी और कैफ अच्छा है ना वो सीफैप का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब है, मैं एक ही बात कहता हूं, पढ़ाई यहां तक खत्म हो जाती है। अगर आपने यहां पर ग्रूमिंग हासिल नहीं की ना तो फिर आप सीए इंटर तो हो जाओगे, क्वालिफाइड बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब खुद सोचिए, हकीकत सामने है हमारे, एंट्री 10,000 है, एग्जिट 500 है, मतलब हर साल राउंड अबाउट 10,000 बच्चा पीआरसी में एडमिशन लेता है, 10,000 बच्चा। और सीए क्वालिफाइड हर साल कितना होता है, 500-800, परसेंटेज निकालो कितनी कम बनती है। ये नहीं कि वो सारे सीए इंटर करके
2-4 अटेम्प्ट 10-12 अटेम्प्ट लगाते हैं, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं चलो सैलरी मिल रही है, तनख्वाह आ रही है, घर चल रहा है, छोड़े, इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो कैफ के अंदर फोकस करता है ना, याद रखें वो बंदा इजीली क्वालिफाई करता है। तो इन चीजों में पता नहीं आप लोगों में वो जज्बात ही नहीं रहे, पता नहीं होता है कि हम कि बंदे के अंदर आग होती है सीखने की, उतनी वो आग बुझ गई है मुझे लगता है कुछ। वरना जब आंखों में चमक ना हो ना, एक तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आप एहसास करो अपना भी, अपने कैरियर का भी, कि मोबाइल खत्म करो अपनी जिंदगी से फिलहाल, 100% खत्म करो। ये नहीं मैं कह रहा 1 घंटा 2 घंटे, नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। एलोन मस्क को आपकी जरूरत नहीं है कि आप उसका सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसको और कहीं से रिस्क मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टा, इस सब को खत्म करो, कोई लर्निंग, कोई कुछ नहीं है वहां सिवाय फजूल टाइम के। वो जो टाइम जाया होता है वो तो होता ही होता है, जो उसकी वजह से आपका दिमाग तप रहा है ना, वो एक अलग फैक्टर है। अपना मोबाइल ऑफ रखा करो। अगर घर वालों से कॉल करनी है, कोई जरूरत, आपको किसी की जरूरत नहीं है और आपकी भी किसी को जरूरत नहीं है। अपने कैरियर पर तवज्जो दो, छोड़ दो सारी बातें। फिल्में ड्रामे देखकर वो सारे झूठे होते हैं, वो जो सच्चा प्यार और फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ है। वो सच्चे प्यार आप देखिए, इनकी प्रैक्टिकल लाइफ देखिए, 90% डिवोर्स रेशियो होती है शोबिस के अंदर, 90%, और आपको बर्बाद कर देते हैं। आप सच्चे इश्क की तलाश में सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, कुछ भी नहीं है। और ये चीज क्रिएट होती है सोशल मीडिया से। खत्म कर दो अपनी जिंदगी से, कुरान पाक पढ़ा करो, थोड़ा सा और चीजों में इन्वॉल्वमेंट किया करो, कुछ और चीजों के अंदर अपने आप को डालो, ताकि आपकी जिंदगी में कुछ शाइनिंग हो। देखिए सोशल मीडिया के लोग क्या अच्छे लोग हैं? जो बेहया लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं क्या? ये फिल्में ड्रामे जो लोग करते हैं ये अच्छे लोग नहीं होते। इनकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ देखी जाए तो बहुत ज्यादा ये नशेई और ये इस तरह के लोग होते हैं ये, और बस सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ये अच्छे लगते हैं, और हमारी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। तो मत देखा करो इनको, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाओ। और बाकी ये जो शैतानियत आती है ना दिमाग के अंदर, ये कुछ भी नहीं है। अपने आप को एक दफा कर लो, ऐसा काबिल बना लो, फिर जो मर्जी करते रहना। लेकिन अभी आपका कैरियर बनाने का टाइम है, ये टाइम नहीं आता बार बार। यही वक्त होता है 2 साल 4 साल 5 साल, जब अच्छे बच्चे जो लोगों ने टाइम लगाया है उनके पास भी मोबाइल होता था। आज जब मिलने आते हैं ना, तो जब वो ये बताते हैं ना कि सर हम फला जगह पर बैठे थे जिसमें तकरीबन 40 मुल्कों के लोग बैठे थे, तो वहां पर हम बोलते हुए सब पर एक प्रेशर था हमारा कि इनको नॉलेज है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। और ये नॉलेज कैसे आता है? किताबें पढ़ के। किताब पढ़ा करो, नोट्स नहीं, किताब इंटरनेशनल लेवल की। आईकैप की किताब इंटरनेशनल लेवल की किताब है। किताब पढ़ो, समझो, जितना एक समझ सकते हो, 5% 10% काफी है। जितना टाइम आप अपने किताबों को दोगे, अपने आप को दोगे, उतना फायदा है। वरना ये मोबाइल उठाओ, ऐसे वो स्क्रॉल करते करते आपके 2 घंटे जाया हो जाने, शक्ल ही खराब होगी आप लोगों की। सच बात, वो चमक ही खत्म हो गई, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। नींद ना पूरी होने की वजह से आंखों की चमक वैसे खत्म हो गई। तो किस यहां पर भी आप ऐसे बैठे होते हो। अब मैं पहले होता था ना कि चलो देर तक क्लास है, नींद आ रही है, तो सुबह नींद आ रही होती है, क्योंकि सारी रात तो सोए नहीं हो, सुबह नींद आ रही होती, पहली पहली क्लास में नींद आ रही होती। तो थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से, इस सवाल से ये जाहिर भला क्या होता है, आप में कमी है। अभी चीजें आप पूरी तरह, आप सीधे सीधे सवाल को कर सकते हो पिक, थोड़ा सा सवाल इधर उधर होता है, आपसे नहीं पिक होता। अब इस सवाल का क्वेश्चन करने का तो वो कहता है कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर आर नॉट रिक्वायर्ड। अब ये सवाल 2 मिनट का रह गया, सिर्फ ये चीज एक्सट्रैक्ट करनी थी, एक्सट्रैक्ट हो गई, सवाल खत्म हो जाता है उधर ही। अब मैं एक रफ सा बना देता हूं फॉर्मेट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल तो नहीं थे, रिटेन अर्निंग,
रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसने कहा टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। ये नंबर तो मुफ्त के ही है ना, जो ब्रॉड हो लिखना है। एज ऑन 1120 में में शेयर कैपिटल आपका कितना है? 250। अब आप बुक खोल सकते हो अगर खोलना चाहो तो। शेयर प्रीमियम 138, रिटेन अर्निंग 140 और सरप्लस 40, क्योंकि सरप्लस तो टोटल लिखेंगे। अब उसके बाद सीक्वेंस को देखते हैं, ये तो एंड पे जाएंगे ना। आपने हाफ ईयरली में इंटरम दिया तो 2019 वाला तो इंटरम आएगा नहीं। अच्छा, इंटरम से पहले ये फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। याद रखें, फाइनल डिविडेंड की डेट ना बताई हो ना तो सबसे पहले फाइनल डिविडेंड लिखा जाएगा। फाइनल डिविडेंड की डेट ना बताई हो तो सबसे पहले फाइनल डिविडेंड लिखिए, क्योंकि ये पिछले साल का होता है। तो अगले साल तो पहले फाइनल डिविडेंड, ऑडिट पूरा होने के बाद फाइनल डिविडेंड ही दे देंगे, उसके बाद इंटरम की बारी आएगी। बट अगर डेट बताई हो तो फिर डेट को फॉलो करें। तो फाइनल डिविडेंड बताओ, फाइनल बोनस है या कैश है? बोनस है 20%। तो 250 का 20% लेंगे तो कितना आएगा? कितना? 50। शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। ऐसा ही है। उसके बाद इंटरम कैश है 12%। बताओ 300 पे 12% लूं या 250 पे? 300 पे इंटरम। हाँ जी, 300 का लो जरा 12%, 30 कैश है तो रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। ओके की बात। उसके बाद प्रॉफिट पे आ गए। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको 45 गिवन है, जिसमें से 7 माइनस हो जाएगा। क्यों 7 माइनस हो जाएगा? वो रिवर्सल लॉस नहीं लिखा हुआ था। तो कितना लिखेंगे? 30। फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी थी? रिटेन अर्निंग में ऐड और सरप्लस में से। फिर रीवैल्यूएशन जो उसका आया था बिल्डिंग का, रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, सॉरी लैंड, क्या एंट्री पास की थी बोला आपने? सरप्लस डेबिट। तो अगर सरप्लस आपने डेबिट किया था, कर दो डेबिट। और बिल्डिंग क्रेडिट, तो बिल्डिंग तो है ही नहीं इधर। फिर रीवैल्यूएशन आपने किया था, रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, उसमें सरप्लस डेबिट था, लॉस डेबिट था। सरप्लस लॉस लिख चुके हैं यहां पर 7, और सरप्लस कितने से था भला? ओके होगी बात, सवाल खत्म। देखिए, सवाल अगर बंदे को समझ लग जाए ना, ये 7 नंबर का भी सवाल हो तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 टाइम होता है आपके 1.8। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है 7 नंबर के सवाल को करने के लिए। अब ये सवाल सिर्फ अगर समझ लग गया तो कितने टाइम में हो जाता है? अपने फिक्स टाइम से भी कम टाइम में होता है। अब इसके टोटल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद और कोई क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं। जितने भी सवाल हैं इसमें सिर्फ ये एक ही ट्रिकी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 12 किया था या नहीं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया हमारा। आपने 13 करना है, तो 13 ये सारे करने हैं। हाँ, इनको भी दोबारा करना है।
14 भी डिस्कस हो गया हमारा, 15 भी हो गया, 16 रह गया। और इसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, एमसीक्यूज लाजमी देख कर आना। टाइम मैंने तब नहीं होता जब वो चीज गिवन होती है ना, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लग जाता है। अगर एक्सट्रैक्ट जल्दी हो जाए तो सवाल जल्दी हो जाता है। नहीं, ये प्रैक्टिस ऐसा ऐसा स्टार्ट कर दोगे ना तब ये समझने वाला टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 40% ना मिनिमम वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं, 40% मिनिमम। तो वो उसमें तो टाइम लगेगा नहीं, वहां से टाइम बचेगा। और बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो ऐसी बात है, इतना हम पढ़ेंगे, इतना प्रैक्टिस भी करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन एक्सट्रैक्ट करना आ जाए। चलिए जी, कल ये कंप्लीट करके आना। इसकी एक्सरसाइज कंप्रीहेंसिव एग्जांपल प्लस एमसीक्यूज।